Hello friends, this is JSP. Welcome to Adega Manch. We are present here with another new session that is लक सीटेट 2020। ठीक है, तो इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पेडागोजी भी जो रहेगी यानी कि मनोविज्ञान। तो पेडागोजी से संबंधित या ये कहें कि मनोविज्ञान से संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक श्रृंखला डिस्कस कर रहे हैं, जो यानी कि सीटेट को टारगेट करके हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन सीटेट के साथ साथ जहाँ पर भी मनोविज्ञान या पेडागोजी पूछी जाती है वो सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेंगे, चाहे वो यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, ठीक है, या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो या स्टेट टेट हो, ठीक है, केवीएस, एनबीएस, DSSB आदि सभी में जहाँ पर पेडागोजी पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, यानी कि ये जो पार्ट रहेगा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये पार्ट नंबर 11 रहेगा। इससे पहले हम पार्ट 10 कर चुके हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लक सीटेट 2020 साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का इस सीरीज़ का पार्ट 11 का फर्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। तो सीधी सी बात ये कही गई है कि विद्यालय यानी कि स्कूल से जो बच्चे स्कूल बीच में ही छोड़ देते थे तो उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे उपाय किए गए हैं। ठीक है, सरकारी संगठनों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। तो इंस्टीट्यूशन की जब भी हम बात करते हैं या विद्यालय की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके संदर्भ में कौन सा एक कारण है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, बीच में ही स्कूल को छोड़ देते हैं। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी कि विद्यालय में श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड जो कहते हैं और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव, यानी कि जब भी बच्चे ये पाते हैं कि विद्यालय में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें एक श्यामपट्ट हो गया या फिर शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं है इसलिए बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कमाए देना इसलिए बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। ठीक, या फिर बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील ना होना, कि जो स्कूल के टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, बच्चों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते, यानी कि वो संवेदनशील नहीं होते, इसलिए जो बच्चे हैं स्कूल छोड़ रहे हैं। या फिर डी ऑप्शन की तरफ चलें, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विफलनात्मक पाठ्यचर्या का न होना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो बच्चे अनिवार्य जो पाठ्यक्रम, जो एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जैसे क्लास 4th हो गई, 3rd हो गई, 5th हो गई, उसके लिए मैथ्स का अलग एक पाठ्यक्रम है, साइंस यानी कि विज्ञान का अलग है, ठीक है, इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है, सोशल स्टडी, यदि हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो उसका एक पाठ्यक्रम अलग है। निश्चित पाठ्यक्रम स्वीकार नहीं कर पाते, यदि उनकी समझ में वो नहीं आता तो उनके लिए अलग से कुछ ऐसी एक्टिविटी या ऐसी सुविधा नहीं है जिसमें बच्चे अपने आप को शिक्षा से जोड़ पाएँ। तो इसलिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम कारण देख रहे हैं, कारण तो सभी वाजिब हैं, लेकिन जो एक क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सटीक रहेगा, जो संस्थागत रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, कि बच्चे स्कूल या विद्यालय क्यों छोड़ देते हैं। तो मुख्य कारण जो रहेगा, यानी कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकलनात्मक पाठ्यक्रम का न होना, कोई भी एक ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जिसको वो पढ़ सकें, तो इसलिए बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी जो और ऑप्शन हैं वो थोड़े कम तरह के जाएंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में कौन सा एक कथन सही है। वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति में इनकी कोई भूमिका नहीं है, या फिर पठन अक्षमता के पर्याय हैं, या फिर सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है, या फिर समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन कहता है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता है, वो सामान्य बच्चों में भी पाई जा सकती हैं, सामान्य से अधिक जिनका IQ लेवल है उनमें भी पाई जा सकती हैं। तो ये किसी भी तरह के बच्चों में पाई जा सकती हैं। यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब बुद्धि लब्धांक से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये तो एक यानी कि मेंटल या ब्रेन फंक्शन का कार्य है,
जो एक फंक्शन किसी तरह से अलग तरीके से कार्य करता है उसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित यदि आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई कमी रह गई है तो आप यानी कि हमारे अधिगम मंच चैनल पर जाकर जो प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ पर सर्च करें, यानी कि CDP कंप्लीट कोर्स जिसमें 40+ वीडियो हैं, उसमें आप जाकर देखेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित एक सीरीज हो रखी है, उसमें आप बेहतर तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 इस सीरीज का, यानी कि समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है। समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस है किन विद्यालयों में, किस तरह के स्कूल्स में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है या होती है। परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, ठीक है, या फिर कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, या फिर केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, या फिर अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो उन या उस तरह के विद्यालयों में सबसे ज़्यादा सफल रहेगा यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें अध्यापक केंद्रित शिक्षा चलती है, या फिर उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर बल दिया जाता है, या फिर छात्रों में एक जो ग्रुप का निर्माण किया जाता है वो एक तरह के बच्चों का, या फिर परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्या है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जिन विद्यालयों जिन स्कूल्स में यानी कि पाठ्यक्रम समय समय पर बदलता रहता है या वहाँ पे एक लचीली फ्लेक्सिबल जो पाठ्यचर्या है, लचीला एक व्यवहार है, ठीक है, जो प्रोसेस है, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट है वो काम करेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। या क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि संज्ञानात्मक प्रस्तुतता तथा शैक्षिक संबंध। संज्ञानात्मक प्रस्तुतता का संबंध किससे है, यानी कि अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, या फिर आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है, या फिर पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, या फिर कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक ही यदि हम बात करें, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। जो संज्ञानात्मक प्रस्तुतता तथा शैक्षिक संबंध है वो अधिगम यानी कि जो लर्निंग है उसको एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसके आधार पर वो उनका कॉग्निशन अच्छी तरह से हो पाता। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता या चाहती है, कोई भी एक टीचर है, उसके स्टूडेंट्स, ठीक है, त्रुटियां करते ही करते हैं, यदि उनमें सुधार करना चाहती है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है, सबसे उचित ऑप्शन क्या रहेगा जिसके आधार पर वो बच्चों की त्रुटियों में सुधार कर सकती है कोई भी एक टीचर। यानी ऑप्शन ए कहता है उसे अपने शिक्षार्थियों, ठीक है, उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। उसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े, सबसे पहले मतलब उसे प्रत्येक बच्चे की त्रुटि सुधारनी चाहिए, चाहे उसे विद्यालय में स्कूल टाइम से देर तक बैठना पड़े, या उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम होने वाली त्रुटियों पर अधिक बल देना चाहिए। जो कम त्रुटियां करते हैं उन पर बल देना चाहिए, या फिर हम बात करें तो उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं, या फिर अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को शुद्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है, बच्चों की अवबोधन क्षमता को विकसित करने में जो हस्तक्षेप करती हैं उन त्रुटियों का सुधार करना चाहिए। तो ये सबसे करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि कोई भी एक टीचर बच्चों की त्रुटि का सुधार करना चाहती है तो सी ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं रखता या संबंधित नहीं। भावनात्मक बुद्धि की जब भी हम बात करें यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, फ्रेंड्स यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, यानी कि भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं रखता। भावनाओं के प्रति जागरूकता, यदि हम भावनाओं के अपनी इमोशंस के प्रति जागरूक हैं
तो कहा जा सकता है कि यानी कि एक भावनात्मक कौशल का संबंध है, बिल्कुल सही है। जो नहीं रखता उसको हमें चूज़ करना है। भावनाओं का प्रबंधन, ये भी सही है। यदि हम अपनी भावनाओं का प्रबंधन मतलब अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, ये भावनाओं का प्रबंधन यानी कि भावनात्मक कौशल है। ठीक बात है। भावनाओं की आलोचना, ठीक है, यदि हम भावनाओं की आलोचना करते हैं तो उसे देखते हैं। या फिर कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, यदि हम कक्षा सहपाठियों के साथ अपने क्लासमेट के साथ एक मैत्रीपूर्ण यानी कि फ्रेंडशिप का व्यवहार रखते हैं तो वो एक उसमें भी हम अपनी भावना प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे जो संबंध नहीं रहेगा वो रहेगा यानी कि सी ऑप्शन, भावनाओं की आलोचना। यदि हम भावनाओं की आलोचना करते हैं, ठीक है, तो उसका संबंध भावनात्मक कौशल यानी कि भावनात्मक बुद्धि से नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है क्वेश्चन नंबर 7, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका जी उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, ठीक है, यानी कि जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही है। उन दोनों की भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? ठीक है, जो देविका नाम की कोई एक लड़की है, ठीक है, वो आकलन प्रक्रिया के दौरान जब भी आकलन प्रोसेस चल रहा होता है तो देविका नाम की जो उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है उसकी उत्तेजना, जबकि राजेश नाम की जो उत्तेजना है वो अनुत्साही, उसमें कोई उत्साह नहीं होता। तो उन दोनों के जो भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है? यानी कि समयांतराल से संबंधित है, या फिर भावनाओं की पराकाष्ठा से संबंधित है, या फिर अनुकूलन का स्तर, या फिर विचरणों का घनत्व है। तो फ्रेंड्स इस तरह यानी कि जब भी हम किन्हीं दो की भावनाओं की तुलना करते हैं तो उसमें अनुकूलन का स्तर निर्धारित होता है, यानी कि वो किस तरह से अनुकूल कर पाते हैं परिस्थिति के साथ, ठीक है, माहौल के साथ, वातावरण के साथ। तो यानी कि एक की जो उत्तेजना है वो ऊर्जापूर्ण है, दूसरे में कोई उत्साह नहीं है। तो उनका जब भी हम आकलन करेंगे, उनकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि उसे हम अनुकूलन का एक स्तर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा 7 के साथ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि भारत के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, ठीक है, कक्षा 8 तक के जितने भी विद्यालय हैं, उन सब में मिड डे मील की एक योजना है जो प्रारंभ है, यानी कि इस योजना का जो प्रारंभ है 1945 से है, ठीक है। यानी कि स्कूल्स में छोटे बच्चों के लिए दोपहर का भोजन दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो इस योजना का प्रारंभ करने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं, उसमें से एक उद्देश्य है यानी कि एक अभिप्रेरणा की तरह ये काम करता है, एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, क्योंकि बच्चे स्कूल से जा रहे थे, ठीक है, ड्रॉप आउट हो रहे थे, क्लास छोड़ कर, विद्यालय छोड़ कर बीच में छोड़ जाते थे। इसलिए भारत सरकार ने एक योजना प्रारंभ की जिसे हम मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील योजना कहते हैं, जिसमें बच्चों को यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक बच्चे को दोपहर का भोजन दिया जाता है, ठीक है। तो इससे एक अभिप्रेरणा भी मिलती है बच्चों की कि बच्चे स्कूल के साथ संबंध स्थापित कर पाते हैं, मतलब बच्चे स्कूल में आते हैं। तो अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का मतलब ये जो एक सिद्धांत है अभिप्रेरणात्मक, ये किस योजना का समर्थन करता है? व्यवहारवादी योजना, ठीक है, या फिर हम बात करें समाज सांस्कृतिक योजना, या व्यवहार, या फिर सिद्धांत, या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत, या फिर मानवीय सिद्धांत। तो फ्रेंड्स ये एक मानवीय सिद्धांत है, ठीक है, एक व्यक्तिक, ठीक है, एक मानवीय सिद्धांत है जिसे हम एक व्यक्तिक सिद्धांत कहेंगे, यानी कि मानवीय सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। एक मानवीय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है जिसके थ्रू बच्चों को हम एक इंसानियत के नाते भोजन मुहैया कराते हैं, जिसके थ्रू उन्हें एक मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो इसकी यदि हम बात करें तो यानी कि मानवीय अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है उसके आधार पर भोजन पानी आदि जो कुछ फैसिलिटी हैं उसके थ्रू मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। कुल मिला के जो उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित है उसके बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। तो कुल मिला के विद्यालय में बच्चे आना शुरू होते हैं, यानी कि मिड डे मील से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन रहेगा डी रहेगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स ये जो सीरीज कर रहे हैं हम, यानी कि साइकोलॉजी पेडागॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो लक्ष्य है यानी कि सीटेट 2020 है जो 5 जुलाई को होने वाला है, ठीक।
तो ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी सिलेक्टेड हैं, ये सीटेट के साथ साथ जहाँ पर साइकोलॉजी पूछी जाती है या पेडागोजी पूछी जाती है वहाँ पे इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चाहे यूपी टेट हो, केबीएस हो, एनवीएस हो, एम टेट हो, एच टेट हो, ठीक है, या अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। सही बात। यहाँ पे क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें कि यदि हम किसी बच्चे का व्यवहार समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका घर है, ठीक है। उसके घर को हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा, घर के वातावरण को, ठीक है। तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है, ठीक। तो यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि लर्निंग थ्योरी की जब भी हम बात करते हैं तो किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत या पारिस्थितिकी या फिर रचनावादी या फिर सामाजिक रचनावादी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यदि हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि कर्ट लेविन की बात करते हैं। कर्ट लेविन ने एक सिद्धांत दिया है यानी कि जिसे हम अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। यानी कि कर्ट लेविन की जब हम बात करते हैं, कर्ट लेविन ने एक सिद्धांत दिया है जिसे हम अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। उस सिद्धांत में ये मानते हैं कि प्राणी और वातावरण यानी कि एक मनुष्य और वातावरण का गहरा संबंध है, यानी कि घनिष्ठ संबंध है। प्राणी वातावरण के साथ एक अंतर क्रिया करता है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इस सिद्धांत में ये मानते हैं कि बच्चों के व्यवहार को जानने और समझने के लिए, ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, सबसे जो महत्वपूर्ण रोल रहेगा वो उसके वातावरण यानी उसके घर के वातावरण, उसके घर के माहौल का है। यदि हमें बच्चों को समझना है, बच्चों के व्यवहार को जानना है तो हम आंख बंद करके उसके घर के माहौल को समझने की कोशिश करें, उसका ऑब्जर्वेशन करें, तो हम समझ पाएंगे कि बच्चे किस तरह के व्यवहार करते हैं, ठीक है, या बच्चे की किस तरह के व्यवहार हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बार। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा ये रहेगा यानी कि पारिस्थितिकी, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजिकल रहेगा, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी ऑप्शन की यदि माने तो यानी कि किसी बच्चे के व्यवहार को जानने के लिए उसके घर का माहौल जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक फ्रेंड्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है, ठीक है। कक्षा में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट, ऐसे बच्चे होते हैं जो यानी कि ध्यान न देते, ठीक है, पढ़ाई के समय वो ध्यान नहीं देते, वो अलग तरह की कारस्तानी करते हैं, ठीक है। बच्चों को एक दूसरे बच्चों के साथ छेड़खानी करते रहते हैं, उनका पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस नहीं रहता, पढ़ाई पर अपना फोकस नहीं रहता, लेकिन वो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए एक टीचर क्या कर सकता है या उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, सबसे लाभकारी कौन सा एक तरीका है, यानी कि बच्चों को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना फटकारना चाहिए। बच्चों को यह महसूस करा देना चाहिए कि आप बहुत ही बदतमीजी कर रहे हो, तो इसलिए उनको सबके सामने, पूरी क्लास के सामने डांट दें और फटकार दें। तो फ्रेंड्स एक टीचर का दायित्व बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों को डांटें, फटकारें, बच्चों की बेइज्जती महसूस कराएं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हट जाएगा। यदि हम बी की तरफ चलें, बच्चों को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके, तो उस बच्चे को या इस तरह के 1-2 बच्चे क्लास के अंदर हैं तो उन बच्चों को ऐसी जगह बैठाएं कि टीचर का सबसे ज़्यादा ध्यान उन पर रहे और, ठीक है, वो ध्यान भंग नहीं कर पाए किसी बच्चे का। या फिर ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े होने के लिए कहें, ठीक है, या सिर्फ क्लास में जाएं और उन बच्चों को खड़ा कर दें जो ध्यान भंग करते हैं। या फिर बच्चों के स्थान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में अवकाश देते रहें, ठीक है। बच्चों को ये कहते रहें कि आप थोड़ा रेस्ट कर लें, आप क्लास से बाहर जाके घूम फिर लें। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी नहीं कह सकते। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी बी कहता है बच्चों को उस जगह बैठाया जाए जहाँ पर कम ध्यान भंग कर सकें वो, ठीक है, टीचर के भी नॉलेज में वो रहें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स यानी कि आज जो हमने डिस्कस किया पेडागोजी से संबंधित, ठीक है, ये पेडागोजी यानी कि
सीटेट को टारगेट कर एक सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है। उसमें हम पेडागोजी यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज जो हमने डिस्कस किए ये पार्ट 11 किया, ठीक है। तो ये सीरीज़ जब तक कंटिन्यू रहेगी यानी कि 5 जुलाई को जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है उस तक कंटिन्यू रहेगी। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सेलेक्टिव हैं। यदि ये थोड़ी सी भी हेल्प करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने की में थोड़ी सी भी मदद करते हैं तो इस सीरीज़ को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।